क्रिएटर इकोनॉमी में एक ऐसा तूफान आया है जो डिजिटल राइट्स, फेयर यूज और मीडिया फ्रीडम के मुद्दों को उजागर कर रहा है। मैं चित्रलेखा आपको इस कॉम्प्लेक्स कंट्रोवर्सी के हर पहलू के बारे में बताने जा रही हूं, जो न केवल कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। मोहक मंगाल, जिनके 4.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ने ANI पर जो एलिगेशंस लगाए हैं, वे भारत की मीडिया इंडस्ट्री की वर्किंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब मोहक ने अपने वीडियोस में ANI के कुछ सेकंड्स के फुटेज का इस्तेमाल किया। पहला वीडियो कोलकाता रेप केस पर था, जिसमें 11 सेकंड्स का फुटेज था 16 मिनट के वीडियो में। दूसरा वीडियो ऑपरेशन सिंदूर पर था, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के 9 सेकंड्स के फुटेज का इस्तेमाल था। ANI के बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। एक न्यूज एजेंसी के रूप में ANI का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है अपने फुटेज और कंटेंट को मीडिया हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को लाइसेंस करना। उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि हर यूज के लिए पेमेंट लेना उनका लेजिटिमेट राइट है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वह इस बात को लेकर है कि क्या शॉर्ट क्लिप्स का यूज फेयर यूज के अंडर आता है या नहीं। फेयर यूज की लीगल डेफिनेशन के अनुसार, अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल का लिमिटेड यूज करता है कमेंटेरी, क्रिटिसिज्म या रिपोर्टिंग के लिए, तो यह कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। मोहक का आर्ग्यूमेंट है कि उन्होंने जो क्लिप्स यूज की थीं, वे क्लियरली फेयर यूज के अंडर आती थीं, क्योंकि वे न्यूज एनालिसिस और कमेंटेरी के लिए थीं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 में फेयर डीलिंग के प्रोविजंस हैं, जो सच यूजेस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ANI का अप्रोच अलग है। उन्होंने YouTube के कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल किया है रेवेन्यू शेयरिंग के बजाय। YouTube पॉलिसी के अनुसार 3 कॉपीराइट स्ट्राइक से चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। यह क्रिएटर्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ईयर्स की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है। मोहक के एलिगेशंस के अनुसार ANI एम्प्लॉई ने उनसे कहा, मुझे परवाह नहीं कि आपने 5 मिनट, 10 मिनट या 10 सेकंड्स का फुटेज यूज किया है। आपने कॉपीराइटेड कंटेंट विदाउट परमिशन यूज किया है। मैंने कॉपीराइट क्लेम फाइल किया है। YouTube ने स्ट्राइक इशू की है। आपका चैनल जाने वाला है। यह अप्रोच क्लियरली इंटिमिडेशन और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मल्टीपल क्रिएटर्स ने सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। थुगेश ने बताया कि उनसे केवल 2 सेकंड्स की क्लिप के लिए 15 लाख रुपए मांगे गए। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सेवरल यूट्यूबर्स ने उनसे सिमिलर कंप्लेंट्स की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ क्रिएटर्स ने एक्चुअली पेमेंट किया है। एक क्रिएटर ने सपोजिडली 50 लाख रुपए पे किए 1 साल के लाइसेंस के लिए। क्रिएटर कम्युनिटी का यूनाइटेड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ध्रुव राठी ने इसे एक्सटॉर्शन रैकेट कहा है। कुणाल कमरा ने कहा कि YouTube इंडिया को ANI जैसे ब्लैकमेलर्स को बैन करना चाहिए। प्रोफेसर ऑफ हाउ ने कहा कि इंडिया को अर्जेंटली सॉफ्टवेयर यूज पॉलिसी चाहिए। यह सॉलिडेरिटी शोज करती है कि क्रिएटर्स कम्युनिटी इस इश्यू को सीरियसली ले रही है। पॉलिटिकल डायमेंशन भी ऐड हो गया है। TMC MP सकेट गोखले ने कहा कि कुछ न्यूज एजेंसीज को मोदी गवर्नमेंट से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और उन्हें गवर्नमेंट इवेंट्स की एक्सक्लूसिव एक्सेस दी जाती है। उनका क्लेम है कि यह अदर मीडिया आउटलेट्स और क्रिएटर्स को डिसएडवांटेज में डालता है और प्रेस फ्रीडम को अफेक्ट करता है। गोखले का कहना है कि फेयर यूज के अंडर जो कंटेंट यूज होता है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगाना प्राइवेट सेंसरशिप जैसा है। ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश का रिस्पॉन्स यह रहा है कि पायरेसी फ्री स्पीच नहीं है और क्रिएटर्स को ANI के कंटेंट के लिए पेमेंट करना चाहिए। उन्होंने डिफेंड किया कि यह ANI का लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर क्रिएटर्स ANI का कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो उन्हें कमर्शियल लाइसेंस खरीदना चाहिए। यह कंट्रोवर्सी ब्रॉडर क्वेश्चंस रेज करती है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या करंट कॉपीराइट एनफोर्समेंट सिस्टम क्रिएटर्स के साथ फेयर है। YouTube का कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें अब्यूज की पॉसिबिलिटी भी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक मैनर में स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स को इंटिमिडेट करता है, तो यह सिस्टम की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है।
दूसरा क्वेश्चन इंडियन कॉपीराइट लॉ की इंटरप्रिटेशन का है। फेयर यूज या फेयर डीलिंग के प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन है। कोर्ट्स ने कुछ केसेस में फेयर यूज को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि कितना यूज फेयर है और कितना इन्फ्रिंजमेंट है। तीसरा क्वेश्चन मीडिया कॉन्सेंट्रेशन और एक्सेस का है। अगर कुछ न्यूज एजेंसीज को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है गवर्नमेंट इवेंट्स की और फिर वे उस कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स के थ्रू, तो यह इंफॉर्मेशन मोनोपोली क्रिएट करता है। यह डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को हार्म कर सकता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी सिग्निफिकेंट हैं। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी रैपिडली ग्रोइंग है और मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स डिपेंड करते हैं यूट्यूब रेवेन्यू पर। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक्स का सिस्टमैटिक अब्यूज होता है तो यह एंटायर इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता है। गवर्नमेंट ने क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिसेस उस ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह इंडिया की डिजिटल पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अगर क्रिएटर्स की राइट्स प्रोटेक्ट नहीं है तो यह कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्वेश्चन में है। यूट्यूब को अपने कॉपीराइट सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा ताकि लेजिटिमेट फेयर यूज को प्रोटेक्ट किया जा सके। करंटली सिस्टम में बायस है कॉपीराइट होल्डर्स के फेवर में, जो क्रिएटर्स को वल्नरेबल बनाता है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह केस इंडियन कॉपीराइट लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर यह मैटर कोर्ट्स में जाता है तो यह क्लैरिफाई हो सकता है कि फेयर यूज के अंडर क्या आता है और क्या नहीं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी क्रूशियल होगा। मोहक ने पीएमओ और आईएनबी मिनिस्टर को मेल किया है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती तो यह मैसेज जाएगा कि सच प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेबल हैं, बट अगर एक्शन लेती है तो यह क्रिएटर्स की राइट्स को स्ट्रेंथन करेगा। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो यह कंट्रोवर्सी मीडिया इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल्स को भी चैलेंज करती है। ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस को अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है, लेकिन एग्रेसिव कॉपीराइट एनफोर्समेंट बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। कोलैबोरेशन और फेयर रेवेन्यू शेयरिंग बेटर अप्रोच हो सकता है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली व्यूअर्स को हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, चाहे वह ट्रेडिशनल मीडिया से आए या क्रिएटर्स से। अगर कॉपीराइट डिस्प्यूट्स कंटेंट क्रिएशन को हिंडर करते हैं तो कंज्यूमर्स को लॉस होता है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी इंस्ट्रक्टिव हैं। यूएस में फेयर यूज प्रोविजंस रिलेटिवली क्लियर हैं और यूट्यूब भी बेटर मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है फेयर यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूरोपियन यूनियन में भी कॉपीराइट रिफॉर्म हुए हैं क्रिएटर राइट्स को बैलेंस करने के लिए। इंडिया भी ऐसे रिफॉर्म्स कंसिडर कर सकता है। टेक्निकल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं। कंटेंट आईडी सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि फेयर यूज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जा सके। एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बेटर कॉपीराइट एनफोर्समेंट पॉसिबल है, जो क्रिएटर्स और कॉपीराइट होल्डर्स दोनों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करे। एजुकेशन और अवेयरनेस भी जरूरी है। मैनी क्रिएटर्स को अपने राइट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सिमिलरली कॉपीराइट होल्डर्स को भी फेयर यूज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोहक मंगाल ने जो स्टैंस लिया है वह ब्रेव है, क्योंकि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना इजी नहीं है। उनका कहना है, ANI thought I would beg, I won't bow down। यह एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रिएटर्स इंटिमिडेशन के सामने झुक जाते हैं तो ऐसे प्रैक्टिसेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। क्रिएटर कम्युनिटी की सॉलिडेरिटी भी एनकरेजिंग है। जब एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी और कुनल कमरा सपोर्ट करते हैं तो यह स्मॉलर क्रिएटर्स को भी करेज देता है अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेने के लिए। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि यह कंट्रोवर्सी सिर्फ मोहक और ANI के बीच का मैटर नहीं है। यह इंडिया की डिजिटल फ्यूचर, क्रिएटर इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के लिए फंडामेंटल क्वेश्चन है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन फेयर यूज और फ्री स्पीच भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सॉल्यूशन मल्टीपल लेवल्स पर आना होगा। लीगल फ्रेमवर्क को क्लियर करना होगा, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को बेटर सिस्टम्स डेवलप करने होंगे, इंडस्ट्री को फेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी और गवर्नमेंट को बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा जो इनोवेशन और क्रिएशन को एनकरेज करे। यह केस प्रेसिडेंट सेट करेगा इंडिया में कॉपीराइट एनफोर्समेंट के लिए। अगर क्रिएटर्स की राइट्स प्रोटेक्ट होती हैं
तो यह हेल्थी डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। बट अगर एग्रेसिव टैक्टिक्स सक्सेसफुल होती हैं तो यह चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा जो अल्टीमेटली इनोवेशन और फ्री एक्सप्रेशन को हार्म करेगा। टाइम विल टेल कि इस कंट्रोवर्सी का क्या आउटकम होता है, लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी एक क्रूशियल जंक्चर पर है और जो डिसीजंस अब लिए जाएंगे वे फ्यूचर जनरेशंस के लिए डिजिटल राइट्स की फाउंडेशन रखेंगे। सत्यमेव जयते।